जो जज का पेशकार है वो मुझसे रिश्वत मांगता है, इवन जज मैडम मेरे से रिश्वत मांगती हैं। यदि किसी वजह से मुझे न्याय न मिल पाए तो जिस न्यायालय में मेरा मुकदमा चल रहा है उस न्यायालय के बाहर किसी गटर में मेरी हड्डियों को फेंक दिया। उस व्यक्ति ने 24 पन्ना लिखा और 24 पन्ने में हर पन्ने के ऊपर लिखा कि न्याय मिलना अभी बाकी है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में समानता का एक अधिकार दिया गया, स्त्री और पुरुष को बराबरी का अधिकार दिया गया, स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने का अधिकार दिया गया। लेकिन हमारी कानून की जितनी भी किताबें हैं उनमें महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे कानून बने, महिलाओं के लिए बहुत सारी हेल्पलाइन बनी, महिलाओं के लिए महिला आयोग बना, महिलाओं के लिए थानों में हेल्प डेस्क बनी, लेकिन पुरुषों के लिए आज तक भारत की सरकार आज़ादी के इतने साल बाद भी एक मामूली सा हेल्पलाइन नंबर भी जारी नहीं कर सकी, जिसमें यदि कोई पुरुष अपनी महिला से यानी कि अपनी पत्नी से पीड़ित हो या किसी भी महिला से पीड़ित हो तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सके, अपनी मजबूरी बता सके, अपनी तकलीफ बता सके। उसको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी तरीके से, और न कोई मंच है उसके पास कि जिस मंच पर वो जाए और अपनी शिकायत दर्ज कराए। यदि एक पुरुष प्रताड़ित है तो कोई दिक्कत नहीं है पूरे देश में, लेकिन एक महिला को किसी ने आंख उठा करके देख लिया तो 17 मुकदमे उसके ऊपर लाद दिए जाते हैं। दोस्तों, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं अतुल सुभाष मोदी की। अतुल सुभाष मोदी की आत्महत्या ने बहुत बड़े बहस का मुद्दा छेड़ दिया है पूरे देश में, और आज हमको ज़रूरत है कि हम 2 दिन 4 दिन 5 दिन टीवी पर डिबेट न करें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन ट्विटर पर ट्रेंड न करें, 2-4-5 दिन यूट्यूब पर इसको न चलाएं, बल्कि इस पर एक सार्थक प्रयास किया जाना चाहिए कि कहीं न कहीं जब स्त्री के साथ साथ पुरुष के भी अधिकारों की बात आए, पुरुष के अधिकार का भी हनन हो, तो उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए कि वो अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज कराए। आज इस केस ने इतना बड़ा बवाल देश में खड़ा कर दिया है कि लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। हम आपको बताते चलें दोस्तों कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक लगभग 1.5 लाख लोग इसी केस की वजह से, ससुराल वाले या पत्नी की वजह से तंग आकर के अपनी जान इस देश में दे देते थे। उसके बावजूद भी आज तक देश में कोई कानून नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका कानून, इस बात पर कोई चर्चा नहीं करता। चर्चा क्यों करेगा? सदन में एक दूसरी पार्टियों पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके काँव करने से जब टाइम मिलेगा तब ऐसे सार्थक विषयों पर सोचना चालू करेंगे हमारे नेतागण। हमारे देश की संसद इन चीज़ों पर कानून क्यों नहीं बनाती जिन चीज़ों पर आज तक कोई कानून नहीं बना है? ये बहुत सोच का विषय है दोस्तों, ये हंसी मजाक का विषय नहीं है और सिर्फ एक व्यक्ति के जान जाने की बात नहीं है। आज की तारीख में भी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो जब तक वीडियो खत्म होगा तब तक ऐसे 1-2 लोग जो अपनी पत्नियों से प्रताड़ित होंगे या किसी महिला से प्रताड़ित होंगे जान दे चुके होंगे। बहुत गंभीर समस्या है देश की, और इस गंभीर समस्या पर बात करने के लिए सभी को सामने आना होगा। अब आप ये सोचिए कि एक व्यक्ति जिसकी शादी होती है मैट्रिमोनियल साइट्स पर रिश्ता जांच करके, और शादी के 1 साल तक उसको खूब दूहा जाता है ससुराल वालों की तरफ से। ससुराल वाले जो है तरह तरह के बहाने से पैसा मांगते हैं, और जब वो पैसा देना मना कर देता है, यानी कि जब उसको ये लगता है कि ये लोग मेरा मिसयूज़ कर रहे हैं और वो पैसा देना मना कर देता है, तो पत्नी चूँकि गर्भवती थी वो अपने गर्भ को लेकर के चली जाती है मायके, और मायके जा करके बच्चे के जन्म होने के बावजूद भी, आज 4.5 साल का बेटा है उसका, लेकिन बच्चे के जन्म होने के बावजूद भी एक भी दिन पिता उसकी शक्ल नहीं देख पाता है। सोचिए एक पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी दोस्तों। और उसके बाद पैसा न मिलने की वजह से उसके ऊपर 9 मुकदमे लाद दिए जाते हैं, और जानबूझ के मुकदमे लादे जाते हैं उत्तर प्रदेश में, और वो रहता है बेंगलोर में, क्योंकि उसको अच्छे तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा सके। वो बार बार यूपी में पेशी पर आएगा तो निश्चित रूप से उसका समय भी ज़्यादा खर्च होगा, निश्चित रूप से उसका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, और मानसिक रूप से वो प्रताड़ित भी होगा। दोस्तों, इस अपने आत्महत्या वाले नोट में, जो कि 24 पन्ने का सुसाइड नोट है, और अपना जो उसका वीडियो वायरल है पूरे सोशल मीडिया पर, उस पूरे वीडियो में वो जिस तरीके के आरोप लगा रहा है अपने आप में बहुत गंभीर आरोप हैं, और उसके आरोप लगभग सच है, क्योंकि बहुत अच्छी मानसिक स्थिति में उस व्यक्ति ने 24 पन्ना लिखा, और 24 पन्ने में हर पन्ने के ऊपर लिखा कि न्याय मिलना अभी बाकी है, जस्टिस ड्यू। जस्टिस ड्यू उसने हर पन्ने पे लिखा है। उसके दिल में उसकी मानसिक स्थिति उस समय क्या होगी, दिल की क्या होगी, दिमाग की, कि उसने किस तरीके से पूरा का पूरा अपना नोट लिखा, संबंधित लोगों को जिम्मेदार ठहराया और न्याय की मांग की। उस समय उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी दोस्तों, जिस समय उसने ये कहा
कि मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूं और मेरी डेड बॉडी के पास मेरी पत्नी को न आने दिया जाए, उस समय तक मेरी अस्थियों का विसर्जन भी न किया जाए, जिस समय तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता, यानी कि मुझे परेशान करने वालों को सजा नहीं हो जाती। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि यदि किसी वजह से मुझे न्याय न मिल पाए तो जिस न्यायालय में मेरा मुकदमा चल रहा है उस न्यायालय के बाहर किसी गटर में मेरी हड्डियों को फेंक दिया जाए। अब देखिए दोस्तों, कोई व्यक्ति ये चीज़ें जब कहता है तो कितना दर्द उसके दिल और दिमाग में रहा होगा। उसने अपने इन बातों को बयां करते समय वो कितना मानसिक रूप से परेशान होगा, इस बात की पूरी कल्पना की जा सकती है। अकेले में बैठ कर के यदि हम गंभीरता से सोचें तो बहुत ज़्यादा दर्द उसके दिमाग में था और इसी दर्द की परिणति ये हुई कि आज की तारीख में वो लड़का इस दुनिया में नहीं। हम मेनली हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अब हमें ये सोचना है कि इस पूरी की पूरी घटना के लिए जिम्मेदार कौन कौन लोग हैं। क्या हम पुलिस को जिम्मेदार मानेंगे? क्या हम कानून को जिम्मेदार मानेंगे? क्या हम न्यायपालिका को जिम्मेदार मानेंगे? संसद को जिम्मेदार मानेंगे या विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार मानेंगे? हम मानेंगे सभी के सभी को जिम्मेदार। सभी के सभी जिम्मेदार हैं। पुलिस ने 9 मुकदमे ला दिए, लेकिन किसी भी मुकदमे में इतनी अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि एक भी आरोप झूठा निकले। यानी एक व्यक्ति के ऊपर इतने सारे आरोप लगा दिए गए, बड़ी आसानी से पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर दी और कोर्ट में केस को फ्रेम करा दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कोर्ट कितनी जिम्मेदार है। कोर्ट के ऊपर भी उसने साफ साफ आरोप लगाया है कि जो जज का पेशकार है वो मुझसे रिश्वत मांगता है, इवन जज मैडम मेरे से रिश्वत मांगती हैं। उसने ये आरोप लगा करके और बड़ी सनसनी फैला दी है, क्योंकि अब तो ये सारे किस्से सुन सुन करके लोगों का न्यायपालिका से भी विश्वास उठेगा और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी जज साहिब पर वो छोड़ गया है। दोस्तों, आज जरूरत है देश में पुरुषों की इस समस्या पर बहुत गहन चिंतन करने की। एक पुरुष आयोग बनाने की ज़रूरत है, पुरुषों के लिए एक हेल्पलाइन बनाने की ज़रूरत है। और इतने लंबे समय से जो लोग प्रताड़ित हैं, आज की तारीख में यदि बड़े बड़े अखबारों में और सोशल मीडिया के द्वारा सिर्फ इंक्वायरी कर लिया जाए तो देश में ही लाखों इस तरीके के केसेस हैं जो मर्यादा और इज्जत को बचाए रखने के लिए लोग न तो थाने में लेकर के जाते हैं न कोर्ट में लेकर के जाते हैं। महिलाएं तुरंत कोर्ट में पहुंच जाती हैं, महिलाएं तुरंत थाने में पहुंच जाती हैं, लेकिन यदि पुरुष प्रताड़ित भी होता है और यदि इस तरीके का आत्मघाती कदम भी उठा देता है तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि खुद घर वाले ये कहते हैं कि थोड़ी बहुत अनबन थी पत्नी से, इसी वजह से उसने सुसाइड कमिट किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमको तो पीएम भी नहीं कराना है। तो कहने का मतलब ये है कि आज 2-4 दिन के लिए यदि हम इस मुद्दे पर गर्म रहेंगे, 2-4 दिन ही यदि हम इसको खबरों में चलाएंगे तो ये मुद्दा फिर वहीं का वहीं दबा रह जाएगा और इस तरीके से बहुत सारे युवाओं की जान जाती रहेगी। हम ये भी बताते चले दोस्तों कि यदि इसी तरीके के किस्से बहुत लंबे समय तक आते रहे हमारे देश में तो आने वाली पीढ़ियों के युवा शादियां करने से भी डरेंगे। इसलिए डरेंगे कि वो ये सोचेंगे कि कम से कम शादी नहीं होगी तो इन सारी झंझटों से भी मुक्त रहेंगे और आगे चल करके जेल और मुकदमे वगैरह नहीं झेलने पड़ेंगे। तो इससे बढ़िया है कि शादी ही न किया जाए। तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति के लिए भी ये बहुत गंभीर चिंतन का विषय है। और सबसे ज़्यादा चिंतन करने का विषय ये है कि इसके लिए देश में तत्काल प्रभाव से कानून बनना चाहिए। यदि संसद में इस तरीके के कानून बनाने में थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई देती है तो विपक्ष को सामने आकर के खड़ा होना चाहिए, कानून बनवाना चाहिए। सत्ता पक्ष को और विपक्ष को मिलकर के कानून बनाना चाहिए, कानून को तत्काल पास करना चाहिए और कानून की किताबों में उसको डाल करके और तत्काल प्रभाव से इसको लागू करना चाहिए। नहीं तो इस तरीके की समस्याएं हमारे देश में बनी रहेंगी और इसी तरीके से देश के युवाओं का उत्पीड़न होता रहेगा। हम ये नहीं कहते कि देश के बने हुए कानूनों का दुरुपयोग हमेशा होता रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कानून ऐसे हैं जैसे दहेज प्रकरण है या शारीरिक प्रताड़ना है या घरेलू हिंसा है या फिर SC/ST का केस किसी के ऊपर लगा देना है। ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनका कि दुरुपयोग हमारे देश में होता रहा है, आज भी हो रहा है और यदि कोई कड़ा कानून नहीं बनता है तो आगे भी होता रहेगा। दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह छोटा सा प्रयास हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1 और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।